बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जनरल एक्सेप्शंस और डिफेंसेस ऑफ क्रिमिनल लॉ। पिछली वीडियो में हमने 76 से लेकर 80 सेक्शन तक पढ़े थे और इस वीडियो में हम सेक्शन 89 से लेकर 90 तक पढ़ेंगे। अब एक्सेप्शंस या डिफेंसेस क्या हैं? यानी अगर कोई भी बंदा एक क्रिमिनल लायबिलिटी से एक डिफेंस दे के बच जाता है तो उसको जनरल एक्सेप्शंस या डिफेंसेस कहा जाता है। जो बंदा किसी ऑफेंस के लिए कोर्ट में आया है, भले ही वो वहां पर डिफेंस प्लीड नहीं करता, इन कोर्ट को एविडेंस से क्लियर हो जाता है कि इस केस में ये डिफेंस अप्लाई हो रहा है, तो कोर्ट सुओ मोटो वो डिफेंस अप्लाई कर देगी और उस अक्यूज्ड को एक्यूट कर देगी उस क्रिमिनल लायबिलिटी से। सबसे पहले है सेक्शन 81, एक्ट लाइकली टू काज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म। इसमें कहता है अगर कोई भी किसी बड़े हार्म से बचने के लिए कोई छोटा सा हार्म करता है और वहां पर उसका कोई भी क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है, गुड फेथ में वो काम करता है, तो ये चीज उसके लिए ऑफेंस नहीं होगी। यहाँ पर ये बंदा सेक्शन 81 का डिफेंस दे सकता है। मिसाल के तौर पर एक ट्रेन आ रही है, एक बंदा खड़ा है, ट्रेन का रुख कहीं भी मोड़ सकता है। एक ट्रैक पे एक बंदा बंधा हुआ है तो दूसरी ट्रैक पे 5 बंदे बंधे हुए हैं। वो बंदा उस ट्रेन का रुख उस एक बंदे की तरफ कर देगा। यहाँ पर इसका कोई भी क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है, गुड फेथ में यही काम कर रहा है। बड़े नुकसान से बचने के लिए एक छोटा नुकसान करता है। अब यहाँ पर ये बंदा एक बंदे के नुकसान के लिए लायबल नहीं होगा कि उसने वहां पर एक छोटा नुकसान किया बड़े नुकसान से बचने के लिए गुड फेथ में। यहाँ पर इसका कोई भी क्रिमिनल इंटेंशन नहीं था, कोई भी बंदे के साथ इसकी खास दुश्मनी नहीं थी। इसकी डेफिनेशन में भी यही बताया गया है कि नथिंग इज ऑफेंस मेरली बाय रीजन ऑफ बीइंग इट्स डन विद द नॉलेज। यहाँ पर बंदे को नॉलेज है कि ये नुकसान हो सकता है, बट इफ इट बी डन विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन टू कॉज हार्म इट इन गुड फेथ फॉर द पर्पज प्रिवेंटिंग और अवॉइडिंग अदर हार्म टू द पर्सन और प्रॉपर्टी। यहाँ पर उस बंदे का कोई भी क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है, गुड फेथ में बड़ा हार्म अवॉइड करने के पर्पज से, क्योंकि वो हार्म किसी की प्रॉपर्टी को हो सकता है या किसी पर्सन को हो सकता है, एक्ट करता है, तो यहाँ पर वो बंदा लायबल नहीं होगा। वो बंदा इस डिफेंस का हवाला दे सकता है। अगर नहीं भी देता और कोर्ट को एविडेंस से क्लियर हो जाता है तो कोर्ट खुद सुओ मोटो उस डिफेंस को अप्लाई कर देगी। अब इसमें एक्सप्लेनेशन में कहा गया है कि ये एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, जिस हार्म को अवॉइड किया गया वो इतना सीरियस था या उसकी नेचर इतनी थी, अगर उसको अवॉइड नहीं किया जाता तो वो अच्छा खासा नुकसान कर सकता था। ये एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। लेकिन अगर एक बंदा जहां पर उसके उस एक्ट की जरूरत ही नहीं थी फिर भी वो एक्ट करता है, वो उस ऑफेंस के लिए लायबल हो सकता है। अब मिसाल के तौर पर एक घर में आग लगी है, उसके सारे मालिक खड़े हैं, फायर ब्रिगेडियर वाली गाड़ी भी आ गई है, फिर भी दूसरा बंदा उस घर में जाता है, कहता है कि मैं तो आग बुझाने गया था। उस बंदे पर ट्रेसपास का केस हो सकता है। लॉ ऑफ टॉर्ट्स में भी यही कहा जाता है, यहाँ पर नेसेसिटी हो वहाँ पर कोई बंदा ऑफेंस कर सकता है, लेकिन नेसेसिटी के लिए जरूरी है कि कोई दूसरा ऑप्शन ना हो। जैसे घर में आग लग गई, कोई भी बंदा नहीं खड़ा, तो ये बंदा आग बुझाने जाता है गुड फेथ में, इसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था उस प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, वहां पर वो ट्रेसपास कमिट कर सकता और उस घर का दरवाजा तोड़ के दाखिल हो सकता था। लेकिन अगर ब्रिगेडियर भी खड़ी है, दूसरे लोग भी खड़े हैं उस घर के मालकान, अब यहाँ पर एक ऑप्शन है कि वो खुद ही बुझा देंगे आग, यहाँ पर ये ऑफेंस कमिट नहीं कर सकता। अब फिर एक लड़की डूब रही है, अब उसका अगर हस्बैंड खड़ा है तो वो उसको बचा देगा। अगर कोई नहीं खड़ा, अब यहाँ पर उस बंदे के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, वो उस औरत को बचा सकता है। बाद में वो औरत ये नहीं कह सकती कि इसने मेरे साथ बैटरी कमिट की, मुझे टच किया, कि उसने उसकी जान बचाने के लिए बैटरी कमिट की। अब यहाँ पर एक लैटिन मैगज़ीन भी है, क्वेद नेसेसिटस नॉन हेबेत लेगम, यानी नेसेसिटी नोज नो लॉ, यानी अगर जहाँ पर किसी बंदे को जरूरत पड़ती है तो वहाँ पर कोई भी लॉ नहीं होता। जरूरत को किसी भी लॉ की जरूरत नहीं होती। अगर लड़की डूब रही है उसको बचाने के लिए लॉ को नहीं सोचा जाएगा। एक घर में आग लगी है, वो बंदा ट्रेसपास कमिट करके उस आग को बचा सकता है। फिर जैसे शुरू में ट्रेन वाला मिसाल बताया, उन 5 लोगों की जान बचाने के लिए ने एक छोटा सा नुकसान किया, तो ये चीजें वैलिड डिफेंस है। और यहाँ पर इस लैटिन मैगज़ीन का भी हवाला दिया जाता है, नेसेसिटी नोज नो लॉ। अब है सेक्शन 82, एक्ट ऑफ ए चाइल्ड अंडर 7 ईयर्स आउट 10 ईयर्स ऑफ एज। पहले यहाँ पर 7 ईयर्स था, फिर एक अमेंडमेंट की गई, फिर अंडर 10 ईयर्स ऑफ एज। अगर एक बच्चा है और उसकी उम्र 10 साल से कम है, वो कोई भी एक्ट करता है, वो एक्ट ऑफेंस नहीं होगी। कि ये माना जाता है कि चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 10 years is incapable of committing an offense. He does not know the consequences of that act
द वे ही इज गोइंग टू डू। लेकिन अगर एक अडल्ट बंदा है और वो एक चाइल्ड को एम्प्लॉय करता है, उससे कोई क्राइम करवाता है, वो अडल्ट बंदा अबिटमेंट के लिए लायबल होगा, उसको अबिटमेंट की सजा मिलेगी। तो हम पिछले वीडियोस में पढ़ के आए हैं। एक अडल्ट बंदा है, वो उस 10 साल के छोटे बच्चे को जाता है कि फिल्म बंदे को आप चाकू मार के आओ। उस बच्चे को तो नहीं पता कि मैं कौन सा एक्ट करने जा रहा हूँ और इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगी, लेकिन उस अडल्ट को वो पूरी सजा मिलेगी। इस बच्चे के लिए एक मैक्सिम इस्तेमाल किया जाता है, डोली इनकेपेक्स, इनकेपेबल ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस। एक बच्चा इनकेपेबल है कोई भी ऑफेंस कमिट करने के लिए। फिर है सेक्शन 83, एक्ट ऑफ ए चाइल्ड अबव 10 एंड अंडर 14 ईयर्स ऑफ इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग। अब इस सेक्शन में कहता है कि अगर एक बच्चा है जिसकी उम्र 10 साल से ज्यादा है और 14 साल से कम है, लेकिन वो अभी भी इमेच्योर है, कि जो अंडरस्टैंडिंग है वो इमेच्योर है, उसको सही गलत का अभी भी पता नहीं, जो एक्ट वो कर रहा है उसकी कॉन्सिक्वेंसेस का उसको पता नहीं, तो ये एक्ट भी इस बच्चे के लिए ऑफेंस नहीं होगा। 82 में हमने पढ़ा कि 10 साल से अगर कम है उम्र उस बच्चे की तो उसके लिए ऑफेंस नहीं है, लेकिन अगर 10 साल से ज्यादा है तो वो ऑफेंस होगी। सेक्शन 83 में कहता है कि अगर 10 साल से उसकी उम्र ज्यादा है और 14 साल से कम है, उसकी जो मेच्योरिटी है वो अभी भी सफिशिएंट नहीं है, जो वो कंडक्ट कर रहा है उसकी नेचर को वो नहीं समझता कि इसकी नेचर क्या है, इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकती हैं। इमेच्योर है, भले ही 14 साल से उसकी उम्र कम है और 10 साल से ज्यादा है, उस बच्चे का एक्ट ऑफेंस नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर उसकी मेच्योर अंडरस्टैंडिंग है, 10 साल से ज्यादा उम्र है उसकी और अपने कंडक्ट का उसको पता है, उसको नॉलेज है कि मेरे इस एक्ट की कौन सी कॉन्सिक्वेंसेस हो सकती हैं, तो वो ऑफेंस होगी उस बच्चे के लिए। इन द केस देयर इज नो एविडेंस टू प्रूव इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग, अगर कोई भी एविडेंस नहीं है जो कि ये प्रूव करे इस बच्चे की इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग है, कोर्ट अज्यूम करेगी कि ये जो बच्चा है 10 साल से बड़ा और 14 साल से कम, ये मेच्योर है और इसने जो एक्ट किया है इस एक्ट की नेचर का इसको पता था, इसकी कॉन्सिक्वेंसेस का इसको पता था। इस सिचुएशन में वो जज उसको सजा सुना देगा। अब सेक्शन 84 है, एक्ट ऑफ ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अब इस सेक्शन में कहता है अगर कोई भी बंदा है जो कि पागल है, अनसाउंड माइंड पर्सन है और जो एक्ट वो कर रहा है उसकी नेचर का उसको नहीं पता, उसकी कॉन्सिक्वेंसेस का उसको नहीं पता, वो इनकेपेबल है, उसको कोई नॉलेज नहीं है कि मैं कौन सा एक्ट कर रहा हूँ, इसका कौन सा नुकसान हो सकता है, ये चीज भी उसके लिए ऑफेंस नहीं होगी अगर वो बंदा पागल है, अनसाउंड माइंड पर्सन है। अब है सेक्शन 85, एक्ट ऑफ ए पर्सन इनकेपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन कॉज्ड अगेंस्ट हिज विल। कहता है अगर कोई भी कोई एक्ट करता है तो उसको पता नहीं कि मैं कौन सा एक्ट कर रहा हूँ, इसकी नेचर क्या है, वो बंदा नशे में हो, वो नशा उसने खुद नहीं किया हो तो जबरदस्ती दिया गया हो कि विल के अगेंस्ट या उसकी कंसेंट के अगेंस्ट, या उसको नॉलेज ही नहीं थी कि इसको नशा दिया जा रहा है, अगर वो बंदा नशे में, शर्त वो नशा उसको किसी और ने उसकी विल के अगेंस्ट दिया हो या उसकी नॉलेज के बगैर दिया हो, उस सिचुएशन में वो कोई एक्ट करता है तो उस एक्ट से किसी को नुकसान होता है, यहाँ पर ये बंदा लायबल नहीं होगा कि ये नशे में था, इंटॉक्सिकेटेड था और इसको जो इंटॉक्सिकेशन दी गई थी was given against his will and without his knowledge, essential to claim the defense of intoxication। अब इस डिफेंस को क्लेम करने के लिए कौन से एसेंशियल्स हैं? सबसे पहला है कि जो अक्यूज्ड है वो क्राइम करते वक्त नशे में हो, और दूसरा है कि जो नशे में वो एक्ट कर रहा था उसको पता ना हो कि मैं कौन सा एक्ट कर रहा हूँ, इस एक्ट की नेचर क्या है। अगर वो नशे में है लेकिन उसको पता है कि मैं जो एक्ट कर रहा हूँ इसकी नेचर क्या है, को स्टिल सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग है मेरे एक्ट की कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकती हैं, ये चीज इंटेंशनली हो जाती है, ये क्राइम होगा, यहाँ पर डिफेंस नहीं दे सकता। लेकिन नशे की हालत में उसको पता ना हो कि मेरे इस एक्ट की नेचर क्या है, इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, दूसरा एसेंशियल ये है। और तीसरा है कि जो उसको नशा दिया गया उसको किसी और ने दिया हो, उसकी नॉलेज के बिना, उसकी कंसेंट के बिना, उसकी विल के बिना, अगर उसने खुद नशा किया है तो यहाँ पर ये बंदा ये डिफेंस नहीं दे सकता। अब सेक्शन 86 में कहता है ऑफेंस रिक्वायरिंग ए पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज कमिटेड बाय वन हु इज इंटॉक्सिकेटेड। इस सेक्शन में ये कहता है कि अगर एक बंदे ने खुद नशा किया है और उस नशे में तो कोई क्राइम करता है, कोई एक्ट करता है जिससे किसी को नुकसान होता है, तो कोर्ट यही एज्यूम करेगी कि इस बंदे को नॉलेज थी कि ये कौन सा एक्ट कर रहा है, भले ही उस नशे की हालत में उसको कोई भी पता ना हो उसके एक्ट का, उसने वो नशा खुद किया था, तो कोर्ट यही एज्यूम करेगी कि इस बंदे की नॉलेज थी इस एक्ट के करने में। जैसे कोई भी क्राइम होता है तो क्राइम के लिए दो चीजें जरूरी हैं, एक इंटेंशन और एक नॉलेज। यानी अगर एक बंदे का इंटेंशन है किसी को मारने का और वो जो एक्ट करता है उसको नॉलेज भी है कि इस एक्ट से ये बंदा मर जाएगा,
तो यहाँ पर दोनों चीजें आ गई, उसका इंटेंशन भी, उसकी नॉलेज भी। तो ये चीज मर्डर होगी, वो बंदा मर गया उसके एक्ट से, इसका पहले से ही इंटेंशन भी था। लेकिन अगर बंदे की सिर्फ नॉलेज है लेकिन उसका वहां पर कोई भी इंटेंशन नहीं है किसी को मारने का, बंदा तो मर जाएगा, ये मर्डर नहीं होगा, ये कल्पेबल होमिसाइड होगा। मिसाल के तौर पर एक बंदा हवाई फायरिंग करता है, उसका कोई भी इंटेंशन नहीं है किसी को मारने का, लेकिन उसके पास ये नॉलेज है कि मेरे इस एक्ट से कोई बंदा मर सकता है। वो गोली अगर दूर जाके किसी को लगती है तो ये कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल होगा। कल्पेबल होमिसाइड में जो सजा होती है तकरीबन 10 साल से ऊपर दी जाती है। मर्डर में सजाए मौत दी जाती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी जाती है। वापस इस सेक्शन पे आते हैं। इफ समवन कमिट्स ऑफेंस व्हाइल इंटॉक्सिकेटेड, द कोर्ट विल अज्यूम दैट ही हैड नॉलेज ऑफ द नेचर ऑफ दैट क्राइम। अगर कोई भी बंदा खुद नशा करता है और उस नशे में वो एक्ट करता है, कोई ऑफेंस कमिट करता है, उस नशे में उस बंदे को पता नहीं कि मैं कौन सा एक्ट कर रहा हूँ, लेकिन कोर्ट ये अज्यूम करेगी इस बंदे के पास नॉलेज थी। यहाँ पर इसको ऑफेंस क्यों किया कहा जा रहा है, को सजा तो मिल रही है। यहाँ पर बंदे का जो इंटेंशन है, इंटेंशन काट दिया जाएगा, कहा जाएगा कि इस बंदे का इंटेंशन नहीं था, सिर्फ इस बंदे के पास नॉलेज थी, भले ही उसके पास नॉलेज भी ना हो। को जो सजा होगी वो थोड़ी कम होगी। यानी अगर नशे में एक बंदा किसी को मारता है तो वहां पर उस बंदे का कोई इंटेंशन नहीं था उसको मारने का, लेकिन कोर्ट ये अज्यूम करेगी कि इसका इंटेंशन तो नहीं था लेकिन इसकी नॉलेज थी, भले ही इसको नॉलेज ना हो। कोर्ट उसको थोड़ी कम सजा दे। यानी जैसे अगर उसको सजाए मौत होनी थी, उसको 25 साल तक की कैद की सजा हो सकती है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट की हो सकती है, 10-15 साल तक की हो सकती है। अब है सेक्शन 87, एक्ट नॉट इंटेंडेड एंड नॉट नोन टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रेवियस हर्ट डन बाय कंसेंट। जहां पर एक बंदे ने कोई एक्ट किया है और अगले बंदे की कंसेंट शामिल हो, जो बंदा एक्ट कर रहा है वहां पर उसका कोई भी इंटेंशन ना हो, ना ही उसको नॉलेज हो, इस एक्ट से किसी की डेथ कॉज हो सकती है या किसी को ग्रेवियस हर्ट हो सकता है, यहाँ पर भी ये बंदा लायबल नहीं होगा। इसमें एक मैगजिम दिया जाता है वॉलंटी नॉन फिट इंजुरिया, यानी जहां पर एक बंदे ने एक्ट की कंसेंट दी हुई है, उस एक्ट की वजह से अगर उसको कोई नुकसान होता है तो वो डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर क्रिकेट गेम है जहां पर क्रिकेटर्स खेलते हैं। अब जो बंदा बॉलिंग करा रहा है का कोई भी इंटेंशन नहीं है कि बैट्समैन को वो इंजोर करे या उसको ग्रेवियस हर्ट दे, ना ही उसको ये नॉलेज है कि मेरी इस बॉलिंग से उसकी डेथ हो सकती है या उसको ग्रेवियस हर्ट हो सकता है। और जो बंदा बैट्समैन है उसकी यहाँ पर कंसेंट शामिल है, और ये कंसेंट वो बैट्समैन एक्सप्रेसली भी दे सकता है, रिटन में भी दे सकता है, या अगर नहीं देता तो ये चीज इम्प्लाइड है, यानी क्रिकेट खेलने आया है तो उसको थोड़ी बहुत चोट लग सकती है। इस सेक्शन के दो एसेंशियल्स हैं, एक्ट नॉट इंटेंडेड एंड नॉट लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रेवियस हर्ट। जो बंदा एक्ट कर रहा है में उसका कोई भी इंटेंशन नहीं है उसको ग्रेवियस हर्ट देने का या डेथ कॉज करने का, ना ही उस एक्ट की ऐसी नेचर है किसी की वो डेथ काज कर सके या किसी को ग्रेवियस हर्ट दे सके। दूसरा एसेंशियल है कंसेंट गिवन बाय पर्सन मस्ट बी अबव 18 इयर्स। जो बंदा कंसेंट दे रहा है उसकी उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए। अगर एक बैट्समैन है उसकी उम्र सिर्फ 15 साल है, उस पे ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। 18 साल से उसकी उम्र ज्यादा होनी चाहिए, वो कंसेंट अप्लाइड भी होती है, वो खुद एक्सप्रेसली भी दे सकता है। फिर है सेक्शन 88, एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ डन बाय कंसेंट इन गुड फेथ फॉर पर्सन्स बेनिफिट। जहाँ पर जो बंदा एक्ट कर रहा है उसका कोई भी इंटेंशन नहीं है उसको डेथ कॉज करने का, लेकिन वो बंदा गुड फेथ में उस बंदे की कंसेंट से बंदे के बेनिफिट के लिए वो काम कर रहा है। अगर उस बंदे की डेथ हो जाती है, कोई और नुकसान हो जाता है, तो वो बंदा लायबल नहीं होगा। इस सेक्शन के एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। सबसे पहला इंग्रेडिएंट है कि जो एक्ट है उसमें बंदे का कोई भी इंटेंशन नहीं था डेथ कॉज करने का, लेकिन उस एक्ट से उस बंदे की डेथ कॉज हो सकती थी। दूसरा एसेंशियल है एक्ट मस्ट बी डन फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट पर्सन एंड डन इन गुड फेथ। जो एक्ट किया गया तो उस बंदे के बेनिफिट के लिए किया गया हो और गुड फेथ में किया गया हो। थर्ड एसेंशियल है इट शुड बी विद द पर्सन्स कंसेंट। यहाँ पर उस बंदे की कंसेंट भी शामिल हो। इसमें एक मिसाल दिया गया है। मिसाल के तौर पर एक सर्जन है ए और वो एक बंदे की ऑपरेशन कर रहा है जेड की। उस सर्जन को पता है कि मेरे इस ऑपरेशन से उस बंदे की डेथ काज हो सकती है, लेकिन उस सर्जन का कोई भी ये इंटेंशन नहीं है कि मैं इसकी डेथ काज करूं। लेकिन वो सर्जन गुड फेथ में उस बंदे की कंसेंट से उस बंदे के बेनिफिट के लिए वो ऑपरेशन करता है
और उस ऑपरेशन में अगर उस बंदे का नुकसान हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है, यहाँ पर ये सर्जन लायबल नहीं होगा, इस सर्जन के लिए ये ऑफेंस नहीं होगी। सेक्शन 88 में यही कहता है कि अगर एक डॉक्टर है, कोई और बंदा है, वो उस बंदे के बेनिफिट के लिए एक्ट करता है, उस बंदे की कंसेंट भी शामिल है, उस बंदे को कुछ हो जाता है तो वो बंदा लायबल नहीं होगा, क्योंकि वो बंदा उसकी कंसेंट से उसके बेनिफिट के लिए, उसको बचाने के लिए वो काम कर रहा था। उसका कोई भी इंटेंशन नहीं था इसकी डेथ काज करने का, लेकिन उसको ये पता था कि मेरे इस एक्ट से डेथ हो सकती है, इस ऑपरेशन से इसकी डेथ हो सकती है, सिचुएशन में वो लायबल नहीं होगा, वो इस सेक्शन का डिफेंस दे सकता है। अब है सेक्शन 89, एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ चाइल्ड और इनसेंट पर्सन बाय और बाय कंसेंट ऑफ गार्जियन। तो इसमें कहता है अगर कोई भी बंदा गुड फेथ में चाइल्ड के बेनिफिट के लिए या एक अनसाउंड माइंड पर्सन के बेनिफिट के लिए गार्जियन एक्ट करता है या गार्जियन की कंसेंट से कोई और बंदा एक्ट करता है, लेकिन उस गार्जियन का या उस गार्जियन की कंसेंट से जो बंदा काम कर रहा है उसका कोई भी इंटेंशन नहीं है उस बच्चे को या उस अनसाउंड माइंड पर्सन को नुकसान पहुंचाना, लेकिन उनको उस एक्ट का पता है कि इससे कोई नुकसान हो सकता है, वो बंदा या वो गार्जियन लायबल नहीं होगा। ये भी सेक्शन 88 की तरह है, वहाँ पर द बेनिफिट ऑफ पर्सन था, यहाँ पर फॉर द बेनिफिट ऑफ चाइल्ड है। जो चाइल्ड है, जो 12 साल से जिसकी उम्र कम है, वो अपनी कंसेंट नहीं दे सकता। इसी तरह जो अनसाउंड माइंड पर्सन है, इनसेंट पर्सन है, वो भी कंसेंट नहीं दे सकता, तो उनकी जगह उनका गार्जियन कंसेंट देगा उनके बेनिफिट के लिए। अब इसमें एक इलस्ट्रेशन दी गई है, मिसाल के तौर पर एक बंदा है ए, उसका एक बच्चा है, उस बच्चे को एक स्टोन है, एक पत्थरी है, उस स्टोन को निकालने के लिए उसकी ऑपरेशन होगी, वो उसको डॉक्टर के पास लेके जाता है, वहाँ पर वो गार्जियन उस बच्चे की कंसेंट दे देता है, वो बच्चा खुद कंसेंट नहीं दे सकता, उस बच्चे की ऑपरेशन होती है। यहाँ पर इसके गार्जियन को भी पता है और उस डॉक्टर को भी पता है इस एक्ट से इसकी डेथ काज हो सकती है, लेकिन उनका ये इंटेंशन नहीं है हम इसकी डेथ काज करेंगे, के बेनिफिट के लिए उसकी ऑपरेशन होती है। यहाँ पर जो इसका गार्जियन है इस एक्सेप्शन में आएगा कि उसका ऑब्जेक्ट सिर्फ यही था कि बच्चे का इलाज किया जाए, यहाँ पर उसका गार्जियन लायबल नहीं होगा। जैसे ऊपर लिखा गया है बाय और बाय द कंसेंट ऑफ गार्जियन, का मतलब है गार्जियन खुद भी एक्ट कर सकता है, अगर गार्जियन खुद ही डॉक्टर है तो वो खुद ही एक्ट कर सकता है, फिर किसी और को कंसेंट देता है बच्चे के बदले या उस इंसान बंदे के बदले की ऑपरेशन करो या इस पे कोई एक्ट करो उस बच्चे के बेनिफिट के लिए। दिस डिफेंस शैल नॉट अप्लाई टू फॉलोइंग सिचुएशंस, ये जो डिफेंस है ये नीचे वाली सिचुएशंस में अप्लाई नहीं होगा। फर्स्ट में कहता है इंटेंशनल काजिंग डेथ और अटेम्प्टिंग टू काज डेथ, अगर वो बंदा इंटेंशनली उस बच्चे की डेथ काज करना चाहता है या डेथ काज करने की कोशिश करता है, उसके लिए ये डिफेंस अप्लाई नहीं होगा। जैसे कि अगर एक डॉक्टर है, उसकी एक पर्सनल दुश्मनी थी, वो इंटेंशनली उसकी डेथ काज करता है, वो डॉक्टर इस मैगजीन का हवाला नहीं दे सकता। सेकंड में कहता है पर्सन डूइंग एन एक्ट नोज टू बी लाइकली टू काज डेथ, अब अगर उस बंदे को पता है कि जो मैं एक्ट कर रहा हूँ उससे इस बच्चे की डेथ काज हो सकती है, इस सिचुएशन में भी अगर वो एक्ट करता है तो वहां पर ये बंदा ये डिफेंस नहीं दे सकता। लेकिन अगर उस बंदे का ये पर्पज है मैं इस बच्चे को ये एक्ट करके इसको डेथ से या ग्रेवियस हार्ट से बचाऊंगा और इसका इलाज करूंगा बड़ी बीमारी से, फिर ये डिफेंस अप्लाई किया जा सकता है। और थर्ड में है वॉलंटरली काजिंग ग्रेवियस हार्ट और अटेम्प्टिंग टू काज ग्रेवियस हार्ट, अगर वो बंदा वॉलंटरली उस बच्चे को हार्ट काज करता है या ग्रेवियस हार्ट काज करने की कोशिश करता है तब भी ये डिफेंस अप्लाई नहीं होगा। लेकिन अगर वहां पर उस बंदे का यही पर्पज हो कि मैं इस बच्चे को डेथ या ग्रेवियस हार्ट से बचाने के लिए ये एक्ट कर रहा हूँ या इसको एक बड़ी बीमारी का इलाज करने के लिए ये एक्ट कर रहा हूँ, फिर ये डिफेंस अप्लाई होगा। और फोर्थ में कहता है शैल अप्लाई टू अबिटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस मेंशन्ड अबव, जो भी ऊपर ऑफेंसेस बताई गई हैं, अगर कोई भी बंदा इनकी अबिटमेंट करता है, किसी और को कहता है कि इस बच्चे की डेथ काज करो, इसको ग्रेवियस हार्ट दो, उस अबिटमेंट के लिए भी ये डिफेंस नहीं दिया जा सकता, उस बंदे को भी यही सजा दी जाएगी। तो फोर्थ में कहता है शैल नॉट अप्लाई टू द अबिटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस मेंशन्ड अबव, ऊपर वाली ऑफेंसेस के लिए अगर कोई अबेट करता है किसी को कि इस बच्चे की डेथ काज करो, इसको ग्रेवियस हार्ट दो, उस अबेटर को भी सजा दी जाएगी, वो अबेटर इस सेक्शन के डिफेंस का हवाला नहीं दे सकता। अब सेक्शन 90 में कहता है कंसेंट नॉन टू बी गिवन अंडर फियर और मिसकंसेप्शन, इसमें कहता है अगर एक बंदे की जो कंसेंट ली गई है अंडर फियर या मिसकंसेप्शन से ली गई है, यानी एक मिसरिप्रेजेंटेशन करके या उसको मिसलीड करके उससे कंसेंट ली गई है, जो बंदा एक्ट कर रहा है उसको पता है कि इस बंदे ने जो कंसेंट दी है डर में आके दी है या इसको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है या हमने इसको मिसलीड करके इसकी कंसेंट ली है, तो वो कंसेंट नहीं मानी जाएगी।
और जो बंदा वो कंसेंट लेके उस बंदे के लिए एक्ट कर रहा है और उस बंदे का कोई नुकसान हो जाता है तो वो बंदा लायबल होगा। वो ऊपर वाले किसी भी सेक्शन का हवाला नहीं दे सकता। यानी एक डॉक्टर है, किसी को मिसलीड करता है कि मैं आपकी ये ऑपरेशन करूंगा, उसका वो गुर्दा निकाल देता है, उसकी किडनी निकाल देता है। डॉक्टर सेक्शन 88 या सेक्शन 89 का ये हवाला नहीं दे सकता कि उस बंदे की कंसेंट शामिल थी, ने खुद कंसेंट दी थी कि मेरी ऑपरेशन करो, कि डॉक्टर ने उससे जो कंसेंट ली वो मिसलीड करके ली। अब कंसेंट ऑफ इंसेन पर्सन, अगर एक इंसेन पर्सन अपनी कंसेंट देता है, उसको पता नहीं कि किस चीज के लिए कंसेंट देता हूँ, जो एक्ट होगा उसकी नेचर क्या है, उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, उस इंसेन बंदे की कंसेंट भी कंसेंट नहीं मानी जाएगी। फिर एक बंदा इंटॉक्सिकेटेड है, को नहीं पता नेचर ऑफ क्राइम क्या है, इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकती हैं, उसकी कंसेंट भी कंसेंट नहीं मानी जाएगी। इसी तरह कंसेंट ऑफ चाइल्ड, एक 12 साल से कम उम्र का बच्चा है, वो कंसेंट देता है तो उसकी कंसेंट भी कंसेंट नहीं मानी जाएगी। इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। मिसाल के तौर पर एक डॉक्टर मिसलीड करता है, एक बंदे को मिसलीड करके उसकी कंसेंट ले लेता है तो वो कंसेंट नहीं मानी जाएगी। कि वो किडनी निकाल देता है, कोई और वाइटल पार्ट्स निकाल देता है, वो बंदा जब उस डॉक्टर पे केस करता है तो वो डॉक्टर ये हवाला नहीं दे सकता उस बंदे की कंसेंट शामिल थी 88 का या 89 का। इसी तरह एक बंदा है जो कहता है लेट मी स्प्रे दिस मेडिसिन ऑन योर क्रॉप्स बट क्रॉप्स वेंट डेड। अगर एक बंदा है कहता है कि ये मेडिसिन अपने क्रॉप्स पे लगाओ, तो उसको मिसलीड करता है, उसके सारे क्रॉप्स जो है उस मेडिसिन की वजह से खत्म हो जाते और वो बंदा इस पे केस करता है, इसने मेरे सारे क्रॉप्स खत्म कर दिए, तो वो बंदा ये नहीं कह सकता कि यहाँ पर इस बंदे की कंसेंट शामिल थी। इसी तरह एक बंदा कहता है लेट दिस स्नेक बाइट यू आई विल प्रोटेक्ट यू। एक बंदा कहता है कि आप इस सांप को अपने आप को काटने दो, आपको बचा लूंगा, मुझे सांपों का इल्म है, इस सांप की काटने की वजह से आपकी बहुत बड़ी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। अगर उस बंदे को कोई नुकसान हो जाता है और उस बंदे पे वो केस करता है, वो ये नहीं कह सकता कि इस बंदे की कंसेंट शामिल थी, ने खुद बाइट करवाया है, कि उस बंदे ने इसको मिसलीड किया, मिसरिप्रेजेंट किया, फैक्ट्स को कंसील किया, फैक्ट्स को छुपाया। इसमें एक केस भी है जो लॉ ऑफ टॉर्ट्स में बताया जाता है, आर वर्सेस विलियम में एक डिफेंडेंट प्लेंटिफ को इंड्यूस करता है और उसको कहता है कि मैं आप पे एक एक्ट करूंगा जिससे आपकी जो सिंगिंग स्किल्स हैं, तो वोकल्स हैं, वो इम्प्रूव हो जाएंगे और आपकी जो आवाज है वो इम्प्रूव हो जाएगी। तो वो लड़की वहां पर कंसेंट दे देती है। वो उस पे जो एक्ट करता है वो सेक्सुअली इंटरकोर्स, उसको किसिंग वगैरह करता है, सेक्सुअली इंटरकोर्स करता है उसके साथ। यहाँ पर कोर्ट हेल्ड करती है कि उस बंदे ने इस लड़की से जो कंसेंट ली, फ्रॉड से ली, तो यहाँ पर ये बंदा कोई भी डिफेंस नहीं दे सकता। इन सारे सेक्शंस को हम जल्दी जल्दी में समरी में पढ़ते हैं। 81 में कहता है एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म। अगर एक बंदे ने कोई एक्ट किया, वहां पर उसका कोई भी क्रिमिनल इंटेंशन नहीं था, एक बड़े हार्म से बचने के लिए उसने एक छोटा हार्म किया, ये एक वैलिड डिफेंस है। एक रेलगाड़ी जा रही थी, 2 ट्रैक्स थी, एक ट्रैक पे 5 लोग बंधे हुए थे, एक पे एक ही बंदा बंधा हुआ था। वो बंदा उस ट्रेन का रुख एक बंदे की तरफ कर देगा, कहेगा कि बड़े नुकसान से बचने के लिए एक छोटा नुकसान करते हैं। सेक्शन 82 में कहता है एक्ट ऑफ चाइल्ड अंडर 10 years ऑफ एज। अगर 10 साल से छोटा बच्चा है वो कोई भी एक्ट करता है तो वो कोई भी ऑफेंस नहीं मानी जाएगी। 83 में कहता है अगर 10 साल से बड़ा बच्चा है, 14 साल से उसकी उम्र कम है, लेकिन उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो इमेच्योर है, अभी भी वो इमेच्योर है, वो सही गलत का पता नहीं, जो एक्ट कर रहा है उसकी कॉन्सिक्वेंसेस का उसको पता नहीं, तो वो भी ऑफेंस नहीं मानी जाएगी। 84 में कहता है एक्ट ऑफ ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड पर्सन। अगर पागल आदमी कोई एक्ट करता है तो वो भी ऑफेंस नहीं मानी जाएगी। 85 में कहता है अगर एक बंदे को की कंसेंट के बिना जबरदस्ती नशा दिया गया, इंटॉक्सिकेट किया गया और उस नशे में अगर वो कोई भी एक्ट करता है वो भी ऑफेंस नहीं होगी। 86 में कहता है कि अगर उस बंदे ने खुद नशा किया है, उस नशे में अगर वो एक्ट करता है, ऐसा माना जाएगा कि उस बंदे को नॉलेज थी कि जो मैं एक्ट कर रहा हूँ कि कौन से नतायज निकल सकते हैं, भले ही उस नशे में उस बंदे की नॉलेज ना हो, लेकिन कोर्ट यही अज्यूम करेगी कि इसकी ये नॉलेज थी। एक बंदा नशे में किसी को मारता है, भले ही उसको नॉलेज ना हो कि किसी को मारा है, कोर्ट ये अज्यूम करेगी कि इसको ये नॉलेज थी कि ये इसको मार रहा है, बंदे को वो सजा देगी। 87 में कहता है एक्ट नॉट इंटेंडेड एंड नॉट नोन टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रेवियस हर्ट डन बाय कंसेंट। इसमें कहता है कि जहां पर जो बंदा एक्ट कर रहा है अगले बंदे की कंसेंट शामिल है और जो ये एक्ट कर रहा है का कोई भी इंटेंशन नहीं है और ना ही इसको ये नॉलेज है कि इस एक्ट की वजह से किसी की डेथ काज हो सकती है या किसी को ग्रेवियस हर्ट हो सकता है। मिसाल के तौर पर एक क्रिकेट खेली जा रही है, जो बॉलिंग कर रहा है का कोई भी इंटेंशन नहीं है, ना ही इसको नॉलेज है कि जो बैट्समैन है ये मेरे बॉल से मर जाएगा, उस बैट्समैन की कंसेंट शामिल होती है, वो
एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है। इस सिचुएशन में अगर वो बैट्समैन मर जाता है या उसको ग्रेवियस हर्ट हो जाता है तो ये बॉलर लाइबल नहीं होगा। जो बैट्समैन है कंसेंट दे रहा है, जो बॉलर है जो कंसेंट दे रहा है, उसकी उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए। सेक्शन 88 कहता है नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ डन बाय कंसेंट इन गुड फेथ फॉर पर्सन्स बेनिफिट। एक बंदे के बेनिफिट के लिए उस बंदे की कंसेंट से गुड फेथ में अगर कोई भी बंदा काम करता है, उसको कोई नुकसान हो जाता है, वो बंदा लाइबल नहीं होगा। अब अगर एक डॉक्टर है बंदे की ऑपरेशन करता है उसके बेनिफिट के लिए उसकी कंसेंट से, इस सिचुएशन में अगर वो बंदा मर जाता है डॉक्टर लाइबल नहीं होगा, क्योंकि उसका कोई इंटेंशन नहीं था इसको मारने का, बेनिफिट के लिए ही वो ऑपरेशन कर रहा था। सेक्शन 89 भी इसी तरह है, यहाँ पर बच्चे के बेनिफिट के लिए वो काम किया जाता है। 88 में वो बंदे के बेनिफिट के लिए वो काम कर रहा था, ऑपरेशन कर रहा था। यहाँ पर बच्चे के लिए या इंसान बंदे की बेनिफिट के लिए वो बंदा गुड फेथ में तो गार्जियन की कंसेंट से कोई काम करता है, वो बंदा लायबल नहीं होगा। आप यहाँ पर भी मिसाल ले लें, अगर एक डॉक्टर चाइल्ड की ऑपरेशन करता है, इस चाइल्ड के गार्जियन की कंसेंट से, या एक इंसान पर्सन की या अनसाउंड माइंड पर्सन की ऑपरेशन करता है, इस चाइल्ड को कुछ हो जाता है या अनसाउंड माइंड पर्सन को कुछ हो जाता है, तो वो डॉक्टर लायबल नहीं होगा। सेक्शन 90 में कहता है कंसेंट नोन टू बी गिवन अंडर मिसकंसेप्शन और फियर। अगर एक बंदे की कंसेंट कंसेप्शन से या उसको डर दे के ली गई है तो वो कंसेंट नहीं मानी जाएगी। सिचुएशन में बंदा 87, 88 या 18 का डिफेंस नहीं दे सकता कि बंदे की कंसेंट शामिल थी। इन सारे सेक्शंस को याद करने की एक ट्रिक मैं बताता हूँ आपको। NCCUI। अब N पे है नो इंटेंट, D पे है चाइल्ड अंडर 10 इयर्स ऑफ एज, दूसरी C पर है चाइल्ड अंडर 14 इयर्स ऑफ एज, 2 पे है अनसाउंड माइंड पर्सन, एक I पे है इंटॉक्सिकेशन को जबरदस्ती दी गई है, दूसरी I पे है इंटॉक्सिकेशन जो उसने खुद की है। 87, 88 और 89। 7 पे आप क्रिकेट को रख लें, बंदा क्रिकेट खेल रहा है, उसको कोई नुकसान हो जाता है, तो बॉलिंग करा रहा था, कोई भी इंटेंशन नहीं था, ये उसको पता था कि मेरे इस बॉल करने से इसको ग्रेवियस हर्ट हो जाएगा या इसकी डेथ हो जाएगी, वो बंदा ये डिफेंस दे सकता है। 88 में पर्सन के बेनिफिट के लिए अगर डॉक्टर ऑपरेशन करता है वो लायबल नहीं होगा। 89 में चाइल्ड के बेनिफिट के लिए अगर डॉक्टर ऑपरेशन करता है वो भी लायबल नहीं होगा। 90 में कंसेंट बाय फियर, डर में आके कोई बंदा कंसेंट देता है, डर से उससे कंसेंट ली जाती है, तो वो कंसेंट नहीं मानी जाएगी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हो कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपका कॉलेज का ग्रुप है लॉ का, उसमें ये वीडियो लाजमी शेयर करें। अगर आपको लॉ के रिगार्डिंग किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो वो टॉपिक लिख के साथ में LSP लिख के सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले मेरी वीडियोस मिल जाएंगी, जिससे आप अपना इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। या फिर अगर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाते हैं तो वहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पर उस सब्जेक्ट के सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे आपको।